हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंडक्राफ्ट। हम DSSB PGT कॉमर्स की PY की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? ऑप्शन ए, द सोल ट्रेडर इज द मोनार्च ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी, द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द business is in loss. Option C, a proprietor's knowledge and skill in various fields like production, finance, marketing, etc. leads to better functioning. Option D, a proprietor is not bound to publish his account to the public. अब वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अ प्रोप्राइटर नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। बेटर फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी है? उसके प्रोफेशनल स्किल्स ज़रूरी हैं। उसको प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल चाहिए, उसका टैलेंट चाहिए। जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा और वो अच्छे से अपना बिजनेस नहीं चला पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट द अनदर पर्सन इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इफ सच अ पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, सच पर्सन इज कॉल्ड। अगर कोई पार्टनर है फर्म का और वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे किसी पर्सन को एज अ पार्टनर, दूसरा पर्सन है वो उसको डिस्क्लेम नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा है, इस बात को जानने के बाद भी कि वो उसको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे के आगे, उसको क्या बोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब भी ये होता है कि एक पर्सन जो कि पार्टनर नहीं है बट वो दूसरे को अलाउ कर रहा है, दूसरे पार्टनर को अलाउ कर रहा है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाए एज अ पार्टनर। मतलब ये उसके बोलने पर कि वो दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टनर है, ये मना नहीं कर रहा है, उसको बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है ना, पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो खुद से अपने बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, वो खुद से एक पार्टनर की तरह बिहेव कर रहा है। और जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है? वो डेली की बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता, उसको स्लीपिंग पार्टनर भी बोला जाता है। और पार्टनर इन प्रॉफिट, वो पार्टनर जिसने पैसा लगाया है और उसका हिस्सा प्रॉफिट में है। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उससे नहीं लिया जाएगा, बट अगर प्रॉफिट होगा तो वो लेगा प्रॉफिट, तो वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग commodity or security or other property in hope of a profit from anticipated changes of value. Option A, arbitrage. Option B, initial margin. Option C, speculation. Option D, margin trading. आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में क्या होता है? एक मार्केट से सामान खरीदा जाता है और उसको दूसरी मार्केट में बेचा जाता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, चाहे मार्जिन कितना भी हो, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, बट वो क्या करेगा, सेम एसेट सेल करेगा डिफरेंट मार्केट में और उसमें जो चेंज आएगा वैल्यू में वो उसका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the composition of the total capital consisting partly of long-term fund with fixed charge and partly of ownership fund is known as? Option A, working capital. Option B, capital gearing. Option C, capital structure. Option D, revolving capital. आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। partly of long-term fund with fixed charges and partly of ownership fund is known as capital structure. इसका आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। अच्छा, कैपिटल गियरिंग क्या होता है?
रिलेशनशिप, कैपिटल गियरिंग क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, एंड उस इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व भी इंक्लूड करेंगे, और लॉन्ग टर्म डेट्स, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग। वर्किंग कैपिटल तो आपको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज होती है? इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी स्मूथली हो पाए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन, it came into existence in 1995. WTO is the successor of the General Agreement on Tariff and Trade. Option C, its headquarter is located in Lausanne, Switzerland. Option D, only international organization which deals with the global rule of trade between nations. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री, सच ट्रेड इज कॉल्ड? जब गुड्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं और उन्हीं को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा ऑप्शन सी अनपोर्ट ट्रेड, और ऑप्शन डी एक्सटर्नल ट्रेड। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनपोर्ट। अनपोर्ट क्या होता है? जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं और वही गुड्स दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर देते हैं, सेम गुड्स। ठीक है, और बाकी टर्म इजी हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और एक्सटर्नल ट्रेड भी इंटरनेशनल ट्रेड ही है, सेम मीनिंग है कि नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड सेल करते हैं, है ना। वही फॉरेन ट्रेड होता है, वही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which one of the following is not a benefit of trade liberalization? ट्रेड लिबरलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए, फॉर प्रोड्यूसर एंड सप्लायर मार्केट आर एनलार्ज्ड एंड सेल्स अपॉर्चुनिटी आर इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी, इनकम डिस्पैरिटी डिफरेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी, workers gain new employment opportunity. Option D, consumer enjoy lower price and greater choice in products. ध्यान से सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन्होंने पूछा है कि कौन सा उसका बेनिफिट नहीं है। देखो, प्रोड्यूसर हाई लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, उनका सेल्स भी इंक्रीज होता है। प्रोड्यूसर और सप्लायर्स के लिए मार्केट बड़ी हो गई, अब वो सेल्स अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है कि इंक्रीज कर सकते हैं सेल अपनी। वर्कर गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कंज्यूमर को अलग अलग प्राइजेस पे डिफरेंट प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लिबरलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? लोअर प्राइस, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आती है और इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाता है, और बाकी भी जो और एडवांटेजेस होते हैं फ्री ट्रेड के। जो फॉल्स है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इसमें ट्रू पूछ रहे हैं। यूएसए इज अ लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। ऑप्शन सी, इंडियन मीट इज एक्सपोर्टेड ओनली इन फ्रोजन फॉर्म। और ऑप्शन डी, India's share in world export of agriculture commodity is very high. इसमें से कौन सा ट्रू है? इसमें ऑप्शन ए ट्रू है। USA is the leading market for India's agriculture product. इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है USA, चाइना, UAE, बांग्लादेश, वियतनाम, सऊदी अरेबिया। तो ये सारी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए।
यूएसए में स्पेशली राइस और फ्रूट्स में मैंगो एक्सपोर्ट होता है बहुत, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स, और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया के लिए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट which is issued by the master of the ship or the ship owner or an agent stating that the goods mentioned in it have been taken on board the ship for transportation as per term and conditions specified in it. It also serves as a contract of affreightment and as document of title to the good. This document is termed as option A docks receipt, ऑप्शन बी कस्टम एक्सपोर्ट पास, ऑप्शन सी बिल ऑफ लेडिंग, ऑप्शन डी मेट्स रिसिप्ट। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? वो एक डॉक्यूमेंट होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, उसका की डेस्टिनेशन की डिटेल होती है। इसमें डिटेल होती है कि माल किस तरह का है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको लेके कहाँ जाना है, वो सारा डिटेल इसमें होता है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था कि अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द मास्टर ऑफ द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज नोन एज बिजनेस पार्टनर्स agree to cooperate to advance their mutual interest. Option B, the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Option C, a partnership is a form of business organization in which two or more person up to a maximum of 20 join together to undertake some form of business activity. Option D, as an association of two or more person to carry on as co-owners a business of profit. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? इसका आंसर है ऑप्शन बी। According to Indian Partnership Act 1932, the relationship between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Next question, which one of the following statement is true? Option A, long term finance is not required in all type of business activity, manufacturing, trading as well as transport business. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बोल रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर और मोर। ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विदड्रॉन एट अ शॉर्ट नोटिस। ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा सोचिए। इन्होंने बोला ट्रू कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर पीरियड जो 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है? पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन कौन से हो गए? शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई और लोन हो गए। ये सब चीज़ें जो 5 साल से लंबी हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प वॉज लिस्टेड बाय। ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक टेलर, बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी लिंडल उर्विक और ऑप्शन डी राल्फ डेविस। द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प। स्पिरिट डे कॉर्प का मतलब क्या होता है?
जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे सब मिलके एक यूनिटी में काम करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलके। इट इज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल, उन्होंने ये प्रिंसिपल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये आपको आता होगा। ऑप्शन ए पिगू, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी रॉबिन्सन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। पीगू कौन थे? पीगू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उन्होंने वर्क किया था। अर्थर सिसिल पीगू इनका पूरा नाम था। उन्होंने किस में काम किया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको ये डिफरेंस याद रखना है, फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जॉन वॉयलेट रॉबिन्सन, उन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। उन्होंने उसमें मॉडल ऑफ कंपटीशन बताया था फर्म्स के बीच में। तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया कि हर फर्म के पास थोड़ी थोड़ी मोनोपोली पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट वन ऑफ द वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी लिबरलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉमर्स का डायमेंशन नहीं है, कॉमर्स का डायमेंशन है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्किल, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी मैच्योरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर लर्निंग से नहीं आता, फिजिकल स्ट्रक्चर तो नेचुरली होता है। लर्निंग से स्किल, नॉलेज एंड मैच्योरेशन आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।